बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन नियति हमें क्या बना देती है। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होकर ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है। आज इस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसके जीवन के विविध रंग हैं जिसे आज हम अपने इस कार्यक्रम में महसूस करेंगे उनसे बातचीत करके। आप सरकारी नौकरी में आए, नौकरी में रहते हुए उससे ऊब कर वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद उनको लगा कि जीवन में कुछ खालीपन सा है, तो उन्होंने लोगों को जीवन जीने की कला सिखानी शुरू की। एक प्रेरक वक्ता, एंकर, कवि और जीवन को कैसे जिया जाए इस बारे में बताने वाले श्री शिव प्रसाद पालीवाल जी। शिव प्रसाद जी पालीवाल साहब, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। दरअसल जीवन जीने के बारे में हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं। दुर्भाग्य ये है जो है उसमें तो संतुष्ट नहीं होता और जो होना चाहता है उसके चक्कर में वर्तमान के सुख को भी दुख में बदल देता है। नौकरी में होने के बाद भी मैंने एलएलबी की और जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया। तो उसमें जो इंटरव्यू एक पेपर होता है, इंटरव्यू के लिए मैंने रियल में इंटरव्यू जाके लिए थे। उसमें दिल्ली गया, बाकायदा दिल्ली में रुका। इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर नगेंद्र सिंह को भी मैंने पत्र लिखा था। अच्छा। हाँ, जबकि मैं नौकरी में कर रहा था। काका कालियलकर को पत्र लिखा था, उनको इंटरव्यू लेने के लिए मैंने तय किया था जी। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे प्रश्न लिख के दे जाओ, मैं उत्तर भेज दूंगा। मैंने कहा सब कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा। बोल नहीं, फिर भी क्या बात रही। मैंने कहा सर ऐसा है, सवाल तो पहला ही निकलता है, उसके बाद जवाब में से सवाल आते हैं। जी हाँ। तो उससे बड़े एकदम जो कि अच्छा बोले। फिर वहाँ इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे पूछा जीवन दर्शन क्या है। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी में भी लिखा था बाद में, और मुझे उस समय कहा भी कि जीवन दर्शन किसी का दिया हुआ मत लेना। अपने जीवन से बड़ी कोई किताब नहीं होती। जो अपने जीवन से नहीं सीख सकता वो कहीं से भी नहीं सीख सकता। शिव प्रसाद पालीवाल जी, बहुत अच्छे अनुभव आपके जीवन में है और आपके बचपन से शुरू करना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म स्थान है और कहाँ आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, किस तरह से जीवन यात्रा शुरू की? बांदीकुई के पास गांव है मऊखेड़ा, वहाँ क्या था, मैं 4 साल की एज में पिताजी गुजर गए। पिताजी के गुजरने का बस एहसास भी नहीं है उनका चेहरा कैसा था, लेकिन हाँ एक चीज़ याद है कि पिताजी मुझे गोद में लेके एक बार शिव जी के मंदिर में गए थे। बस वो दृश्य मेरे दिमाग में रहता है, उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप छोटे थे, 4 हाँ, बिल्कुल 4 साल का था मैं, तभी आपके फिर पिताजी मेरे का फूफा जी मुझे अलवर ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे पढ़ाया, 1 से 5वीं तक वहाँ पढ़ा। अब इसके बाद चूंकि गांव में इस तरह का था नहीं, तो मुझे जगह जगह पढ़ना पड़ा। ननिहाल में पढ़ा, लांबा हरी सिंह में। फिर वापस फर्स्ट ईयर से एमए तक मैं अलवर में ही पढ़ा जी। और जैसी परंपरा थी वहाँ की, जल्दी शादी करने की। 17 साल की एज में ही शादी कर दी। नहीं, बहुत कुछ किया, विरोध नहीं माने। और लेकिन मैंने, लगता है आज के टाइम पे लोगों को शायद ठीक नहीं लगे, मैंने मेरी पत्नी से कहा, देख भाई ऐसा है, अपनी शादी तो हो गई, मगर जिस दिन मैं एमए कर लूँ समझना उस दिन अपनी शादी हुई है। अच्छा। और उसने उसका पालन किया, मैंने भी पालन किया। और एमए करते ही इंटरव्यू के लिए एक जगह आया, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में। तो मैं ये कह के गया था कि सेलेक्ट होके लौटूंगा। अच्छा। डायरेक्ट इंटरव्यू में हुआ और सेलेक्ट हुआ, नौकरी करी। उसके बावजूद मैं लोगों को चिट्ठी लिखने का, इस चीज़ों का बहुत शौक था मुझे। ये कौन से साल की बात है जब आपका विवाह हो गया था? 1972 या 3 में हुआ था। 3 में हुआ था, 1973। अच्छा, 72-73 में आपका विवाह हो गया। 72 में मेरा लेक्चर दिया, एमए का क्लास पूरी हुई। और एक यहाँ मैं जयपुर आके ट्यूशन करता था लोगों की, घर से कोई पैसा नहीं मांगा। आपने जो कुछ भी कमाया है, जीवटता से नौकरी हासिल की अपने अध्ययन के बाद में, और घर वालों पर बोझ नहीं बने। लोग योगदान के लिए तो ऐसा है कि जैसे मेरे ताऊजी ने हमारे परिवार पे बहुत अच्छा रखा, लेकिन बस नौकरी लगने के बाद फिर मैंने उनसे कोई न तो मांगा न कुछ किया। मेरी बहन की शादी की, मेरे भाई की शादी हुई, इनमें सब नहीं, वो सब रहा। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी क्या रहा कि मैं किताबें बहुत खरीदता था, मतलब हजारों की संख्या में, और लोगों को खूब देता था और खुश होता रहता था वो। तो अभी भी मेरा ये है, सब मुझे कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मेरे लिए उन्होंने लाइन लिख रखी है, ए मैन विद ऑलवेज योर बुक इन हिज हैंड। जब आप नौकरी में आए तब फिर आपका जीवन थोड़ा बदल गया, आपको लगा कि जिम्मेदारी का एहसास है, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि बहन की शादी की, भाई की शादी की, नौकरी में मन लग गया आपका? हाँ, नौकरी में भी क्या था, जैसे लोग फील्ड में रहना पसंद करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे तो उस समय भी क्या था, फिर मैंने एलएलबी करी नौकरी में ही रहते हुए। अच्छा। और जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया नौकरी में ही रहते हुए। मैं चाह रहा था इस तरह का। और फिर
वो तो चलता था, काम बहुत अच्छा करता था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सेक्रेटेरिएट में रहा। 4 साल की नौकरी बची 2007 में, मैंने वीआरएस का डिमांड कर ली। लोगों को जितनी ताकत नौकरी लेने में लगाते हैं उससे 4 गुना मुझे छोड़ने में लगानी पड़ी। वीआरएस का विचार अचानक कैसे आ गया? मेरा हुआ कि अब ये जिंदगी का एक दौर तो ये कर लिया बहुत, अब जिंदगी का दूसरा दौर करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं क्या हो, लेकिन समाज में अब हम क्या करें वो जरूरी था मेरे लिए जी। तो मेरे लिए अगला था जो कुछ है वो युवाओं के लिए करना। सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। मैं अब तक 9 युवाओं को आत्महत्या से बचा चुका हूँ। नीति ने किया मुझे सीए इंस्टीट्यूट में लेक्चर का, जबकि मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट भी नहीं था। उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ी, जिस व्यक्ति को बुलाया उसकी जगह उसने मुझे कह दिया और मैं वहाँ चला गया और मैंने वहाँ एक भाषण दे दिया और बस उसके बाद में वो मेरे को लेते ही चले गए और मैं वहाँ पर लेता रहा। आज भी वो मुझे, मतलब मेरे फेसबुक में 7-8 साल पहले ही 4-5 हज़ार थे, पूरे के पूरे हो गए थे। एक नियति ने आपको एक मौका दिया बस फिर उधर चल आप गया। एक लेक्चर दें और यूथ अब के मैं सामने। जो हाँ कोई भी किसी भी तरह की आता है तो उसके बाद बताता हूँ, किसी किताब उसको दिखाता हूँ और उसको जीना। एक को तो मुझे टेलीफोन पर मुझे उसको आत्महत्या से बचाना पड़ा। ओहो। हाँ, एक किस्सा ऐसा आया, उसने मेरे को रात को 10 बजे फ़ोन किया और गांव का था, तो उसने मुझे कहा सर मेरी आत्महत्या का मन कर रहा है। मैं वो लेक्चर सुन के आया था आपका उस दिन सीए इंस्टीट्यूट में। सर मेरा मन बहुत कर रहा है आत्महत्या करने का, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। तो मैं क्या बताइए कौन सा तरीका दें, आप ढूंढें अपन, मैं क्या करना है इस दुनिया के अंदर। तो मैंने कहा इस दुनिया में क्या यार, वहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। फिर तो वो हंसने लगा। मैं कहा हंस सकते हो ना, तुम मर नहीं सकते। बात को और फिर मैंने उससे बताया, बात मालूम पड़ा कि उसके जो ताऊ जी थे उसका बेटा पास हो गया और वह फेल हो गया। ओफो। और इसलिए उसमें नेगेटिविटी आई थी। तब मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम्हारे खेत में ज़मीन है, सब कुछ है, उस गरीब के बच्चे का क्या होगा जिसकी मान लो माँ कहीं कहीं से पैसा करके और उसको पढ़ा रही है सीए, वो फेल हो जाए। लगे मुझे 1.25 घंटे उससे बात करने में। उसने कहा सब और कुछ हो न हो मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगा। जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम आज भी ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद हमारे बहुत से युवाओं की कोई दिशा तय नहीं है कि हमें किस तरह जीना है, कौन से रास्ते पर चलकर हमको अपनी मंजिल को पाना है। और यही सब चीज़ें बताने के लिए, बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और बहुत अच्छे वक्ता श्री शिव प्रसाद जी पालीवाल। पालीवाल साहब, बहुत सारी बातें आपने अपने जीवन के बारे में बताई है और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी बयान किया है कि किस तरह से आपने एक युवक को सुसाइड से बचा लिया। इतनी जो अहम चीज़ है कि हम किसी की समय पर मदद कर पाएँ, ये जो योग्यता है, ये काबिलियत हम स्वयं में तो पैदा करते ही हैं, कुछ ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। हाँ। आप चूंकि अपने पिता को बहुत बचपन में ही खो चुके थे, 4 साल की उम्र में ही, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत रहूँगा कि आपके जीवन पर आपकी माँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे पिताजी जो हैं राम भक्त थे जी, और वो चले गए। तब तक माँ कुछ धर्म बारे में जानती नहीं थी, क्योंकि मेहनती बहुत थी। मेरी माँ ने एक दिन एक बात कही मुझसे, बेटा मुझे लगता है कई बार जब स्कूल के बच्चे जाते हुए देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है मेरा बेटा भी ऐसे किसी दिन जाएगा और वो बाल बाऊँ उसके चलूँ फिर ये। मैं कहा चिंता मत करें। उससे ही जो कुछ था, अभी मेरी माँ करीबन 1.5 साल पहले गुजरी है और कोरोना से नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। एक चीज़ छोटी सी है जो मुझे, मैं कई बार उनको छेड़ता था उससे जी। हाँ, जब उनकी माँ के हमारे मामी एक्सपायर हो गई थी तो भीलवाड़ा में उनको हम लेके गया। मैं स्वयं पढ़ता ही था। जी। तो मैं फर्स्ट ईयर में था शायद कॉलेज में। अच्छा। तो मुझे साथ जाना पड़ा उनको लेके। तो बांदी को ईस्ट होके चले हम। तो बांदी को में मेरी आदत सबको पढ़ने की, मैगजीन्स पढ़ने की आदत। तो मैंने माँ से कि माँ मेरे को 98 दे दे, मैं एक ये लिया हूँ। तो उन्हें कि नहीं भाई मेरे को तो इतनी दी है जेठ जी ने, भाड़ा की मैं तो कौन दूँ। मैंने बहुत कही माँ देख माँ दे दे देख, नहीं। तो मैं चुप हो गया, मेरे को बड़ा झुंझलाहट सी आई। फिर वो बात तो आई गई हो गई। और वापस जब मैं किताबें जब भी लाता, मैं कहा माँ अब रोक तो उसकी तो नहीं, अरे भाई खाई करूँ, मैं बात सही कहती थी जी। अच्छा, एक और ट्रेजेडी हुई साहब, मेरी वाइफ भी जो है जब मैं 32 साल का था तो एक्सपायर हो गई थी। तो उसको भी लिए, जैसे माँ ने कहा दूसरी शादी में, कहा माँ नहीं, 3 बच्चे थे मेरे, 3 बेटे थे। तो उन्होंने कहा क्यों? मैं कि देख माँ ऐसा है, एक बात कर मैं ज़रूर कर लूँगा, अगर मैं चला जाता और वो करती तो करने देते। तो उसने कहा किसा कर लेवा। अच्छा। तो मैं कहा माँ बस ये किसा कर लेवा कि मैं आता मान लो ऑफिस से, माँ रोटी वोटी कौन बनाएगी, वो भूख लग रही है बहुत तेज। मैं उससे कहता, तो वो कहती अरे इसको एक किताब दे दे, पर बस फिर ये बैठा रहेगा, फिर चाहे घंटा पे भी रोटी नहीं मांगेगा। वो बात सही है वाकई जी। हमेशा मैं मेरी बुक में जेब में किताब कहीं जाता हूँ तो मेरा तो वो एक बन जाता है।
तो आपके जीवन में माँ का प्रभाव बहुत गहरा रहा। पत्नी असमय आपका साथ छोड़कर चली गई, फिर भी आप इन जो जीवन में आने वाली बाधाएं थी इनसे आप घबराए नहीं। ये मोटिवेशनल कैसे मिला आपको कि मुझे इनके बिना भी रहना है? हाँ, मैं क्या है कि मैं अपने आप में मैंने निश्चित कर लिया था कि द्रौपदी है ना, द्रौपदी, उस जब सब लोग जा रहे थे तो द्रौपदी वगैरह सब ने अपने अपने मांग रहे थे भगवान कृष्ण से जी। लेकिन इनके जो पिता थे पांडवों के, उन्होंने क्या मांगा? भगवान मुन्ने कहा मामे तुमने क्या मांगा? बोले ऐसा है हमें जीवन में दुख मिले। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो? बोले ऐसा है दुख आएगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो तुम आओगे। तो ये तरीका है, फैक्ट है कि ये जिस घटनाएं जब होती है ना, फिर मैं कहता था सोच, लोगों को मैं कहता हूँ सोच। अब देखिए मैं सोच के ऊपर जो मैंने कुछ कहा कि जन्म माता पिता से मिला, इस शरीर के वो जन्मदाता हैं मगर अपने व्यक्तित्व के हम स्वयं निर्माता हैं। अपनी सोच अपने विचार हमारा स्वयं का चुनाव है, जैसा हमने बनाया वैसा ही हमारा स्वभाव है। चुंबकीय होते हैं हमारे विचार और भावनाएं, अपनी सोच के अनुकूल चीजें हमारी ओर खिंची चली आती हैं। जैसा होता है दृष्टिकोण, जिंदगी वैसी ही बन जाती है। बहुत खूब। दृष्टि बदले तो दृश्य बदल जाता है, जो भीतर मौजूद है वही बाहर आता है। आज का मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है कि सोच बदलो तो जीवन बदल जाता है। क्या बात है, बात तो बहुत गहरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप उन लोगों से प्रभावित हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हाँ। मैं निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि आपको एक मौका मिला 2 अक्टूबर को एंकरिंग करने का, और उस सभा के संचालन में कुछ अलग तरह के अनुभव आपको हुए। गांधी जी का, चूंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तब भी मैं और मेरे जो ताऊ जी का बेटा भाई, हम दोनों क्या करते थे, गांधी जी की डायरी में उनके कुछ श्लोक आते थे। अच्छा। उनको हम सुबह पहले वैसे ही पढ़ते थे और गांधी जी के मामले में ना हमेशा हर जगह मैं गांधी जी के पक्ष में बोलता था। तो उन्होंने कहा भी गांधी जयंती आ रही है 2 अक्टूबर को। मैंने कहा सब ठीक है। तो बोले तू कुछ करके दिखाना। अच्छा। तो मैंने कहा साहब, मुझे पता पड़ा, मैंने पूछा, वो संगीत वाले आते हैं, तो मैंने कहा कि इसमें तो कहीं बोलने की जगह ही नहीं है। वो बोले साहब 10 मिनट तो होती है, जब 5 जन होते हैं और उस समय तक सब चुप बैठे रहते हैं, उसके बाद में गांधी जी के भजन होते हैं, फिर जनगण मन होता है, कुछ हाँ, शोक सभा जैसा सब बैठे रहते हैं वहाँ पर शांत। मैंने कहा एक काम करो, जब मैं इशारा करूं तो उसकी स्लो कर देना, उसके म्यूजिक को। जैसे मैं कहा पिक्चर में डायलॉग के पीछे आ जाता ना म्यूजिक, ऐसे करना है तुम्हें। और जब मैं ऊपर करूं तो ऊपर। फिर मैंने पोइटिक तरीके से और ऐसे तरीके से गांधी जी के बारे में बोला। तो मैंने कहा गांधी जी ने जो कहा है वो तो करो या नहीं करो, जैसा उन्होंने किया है वैसा तो करो। क्योंकि मेरी भावना रहती है कि जाने हुए को मत बोलो, जिए हुए को बोलो। तो वहाँ पर ऐसा बोला कि मैंने देखा, बहुत अच्छे डायरी में लेके ले गया था। तो उसमें आप ये देखिए, एक मैं देखा था सीएम साहब यही थे, गहलोत साहब, और इनकी जो है सिर हिल रहा था। मैं समझ गया प्रभावित हो चुके हैं। अच्छा। इसके बाद मेरे को 26 जनवरी और 15 अगस्त के स्टेट लेवल के एंकरिंग का काम दिया। आपने लगातार मैंने किया। फिर मैंने 2 तो किए साहब। मैं अब नहीं करूँगा, 2 कर दूंगा मैं। और अभी भी कह रहा हूँ, गांधी जी के कुछ छोटी छोटी किताबें हैं बहुत अच्छी, वो गांधी जी पर थे और गांधी जी के उन नियमों का पालन कर रहा हूँ। शिव प्रसाद पालीवाल जी, नौकरी में आना और फिर उससे VRS लेना, फिर गांधी दर्शन पे एंकरिंग करना गांधी जयंती पर, आप मोटिवेशनल स्पीकर कब से बन गए? मोटिवेशन का क्या हुआ साहब, लेक्चर मेरे डिपार्टमेंट में भी होता था। मेरे डिपार्टमेंट में एंकरिंग की बात आई। उपभोक्ता दिवस आता है 15 मार्च को, ये अपन इसको 500 रुपये दे रहे हैं, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? मैं सब देखो तो सही, आप कोशिश करो। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। डिपार्टमेंट में रहते हुए थोड़ी सी मिली। फिर मेरे को जो चूँकि DPR में लिया, उससे थोड़ी सी एंकरिंग से हुई। और उसके बाद तो फिर मैं लेक्चर, VRS के बाद मैं लेक्चर देता था। और जो ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि कॉलेजों के अंदर मोटिवेशन पर, तो उसके लिए मैं जहाँ जाता लोग मुझे खुद पसंद होते थे, मेरे ज़बरदस्त खुश होते थे, क्योंकि किताबें वैसी खूब पढ़ता रहता था। तो उसके अंदर जो है ना, मैं और मेरे साथ जैसे मैं लेक्चर शुरू करता हूँ तो मैं यूँ बोला करता हूँ, मेरा स्टार्ट होता है ये कि मित्रों, मैं आँखों को पढ़ता हूँ और मन की गांठें खोलता हूँ। लोग मुंह से बोलते हैं, मैं दिल से बोलता हूँ। क्या बात। मैं बच्चों के साथ खुलता हूँ, मैं युवाओं में जोश जगाता हूँ, मैं बूढ़ों की उदासी मिटाता हूँ। इस दौर में सब लोग जी रहे हैं, रुपए पैसे से मैं लोगों को जीना सिखाता हूँ। डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने कुछ प्रयोग किए थे अपने विभागीय उपलब्धियों को जताने के लिए। एक मासिक पत्रिका निकाली थी आपने, उपभोक्ता मंगल।
मैं चूंकि चाह रहा था कि ऐसा काम लूं जिस पर दूसरा नहीं कर सके कोई, मुझे तो रहना था वहाँ। जी। तो मैं उस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ था, उधर से मेरी एंकरिंग कौन से चल गई। तो उन्होंने फिर मेरे को लगा यहाँ रहने में एक काम और है, ये तो बाद में भेजेंगे। तो मुझे लगा भारत सरकार ने एक मैगजीन निकाली जी। उपभोक्ता की, और वो सब जगह गई। तो मेरे को सहारा मिल गया। मैंने हमारे उस समय मंत्री जी से कहा, तो उन्होंने कहा यार कौन करेगा, मैं कर लूँगा। कैसे करेगा, योग्यता का, मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा कर रखा है, बहुत रियल डिप्लोमा किया है। अब उन्होंने नाम जैसे वहाँ पर था जागरण उपभोक्ता की, कुछ और शब्द डाल दिया और बस बोल दिया। मैंने कहा साहब जमा नहीं। मुझे मंगल शब्द बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो ये मैं ही ने टाइटल रखवाया उपभोक्ता मंगल। बाकायदा दिल्ली गया, प्रेस रजिस्ट्रार से जांच होता है, वहाँ से सब कुछ करा के लाया। और जब पहला निकला अंक, आप आश्चर्य करेंगे साहब, उससे पहले जो भाषण होते थे कंज्यूमर के, वकीलों के, इन सब के भी, वो सब कहते थे अमेरिका से शुरू हुआ। तो मैंने कहा बाजार तो हर जगह है, फिर ऐसी क्या बात है, हमारे यहाँ भी तो हुआ होगा बाजार, हमारे यहाँ भी तो कंज्यूमर का रहा होगा। फिर सर मैंने ऐसा है उठा करके मनुस्मृति में से, और मैंने उसमें से उसमें निकाले, उस मैगजीन में छापे। पहला का जो विमोचन हुआ, सब जबरदस्त खुश हो गए। भारत सरकार को गया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने बाकी स्टेटों को भेजा कि ऐसी मैगजीन निकालो। अखबारों ने मेरी जो है बहुत अच्छी लिखी। लगता है कोई ये संपादक जो है ये इस मामले में परफेक्ट है। बातों बातों में कार्यक्रम में श्रोताओं इस समय आज आप सुन रहे हैं श्री शिव प्रसाद पालीवाल से की गई बातचीत, और बहुत सारी बातें पालीवाल जी के बारे में हमने जानी, उनकी जीवन यात्रा के बारे में। हम युवाओं पर आते हैं। आज का युवा थोड़ा सा दिग्भ्रमित है, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे उन रास्तों का पता नहीं है। एक आपको रेफरेंस बताऊं, सब में प्रेम का वो आता है, वैलेंटाइन डे, सीए इंस्टीट्यूट के लेक्चर की बात है। तो 2-3 दिन पहले से लोग ये सर ये सर वो, तो मैं चुप रहता था, कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा सर आप तो इतनी अच्छी अच्छी पोइम सुना देते हो हमको, आपने कभी इन पे पोइम नहीं सुनाई और न कभी लिखी, तो आप तो चूंकि क्यों पसंद नहीं है आपको। तो मुझे लगा यार ठीक है। तो उस दिन मैं आया, और कि ये जिसको जो बना देते हैं ना प्रेम, वो प्रेम असल में है क्या। तो उस समय मैंने उनके लिए जो पोइम लिखी थी वो ये थी कि कठिन है प्रेम को समझना और समझाना, गालिब के शब्दों में कहे तो आग के दरिया में डूब कर जाना। बहुत खूब। प्रेम बिना शब्द बोलता है, सुनता है, प्रेम रिश्तों के दूध में मिश्री की तरह घुलता है। प्रेम दो आत्माओं का एक हो जाना है, प्रेम किसी गिरधर के लिए मीरा बन जाना है। प्रेम दो आत्माओं का एक हो जाना है, प्रेम किसी गिरधर के लिए मीरा बन जाना है। अजब है प्रेम की पहेली, इसे कौन समझ पाता है। फैले तो है परमात्मा प्रेम, और सिमटे तो ढाई आखिर में सिमट जाता है। एक दिन विशेष नहीं होता प्रेम का जी। प्रेम तो स्वयं जीवन है, बिना शर्तों के समर्पण होता है इसमें। प्रेम संबंधों की संजीवन है। बहुत खूब। आपका कवित्व रूप तो हमने देखा, लेकिन हमारा मूल प्रश्न वहाँ की वही है कि वास्तव में हम युवाओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। युवाओं के लिए क्या है सर, बहुत सी चीज़ों में हम विदेशियों को की तरह करना चाहते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारा भोजन। लेकिन सबसे ज़्यादा साहब इसके अंदर क्या है कि ये जो युवा वर्ग है, इसमें जो धनाढ्य वर्ग के युवा हैं वो दूसरे युवाओं के लिए करते हैं गड़बड़, जैसा मैंने महसूस किया। क्योंकि आप देखिए, आप इस समय गांव के जो युवा हैं बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं और बड़ा बाकायदा अच्छा कर रहे हैं। एक क्या है कि धीरे धीरे जिस तरह की एकदम सब चीज़ें बदल रही हैं। अब आप तो फॉर एग्जांपल मोबाइल देखें, मोबाइल अपने आप में क्या है, कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन मोबाइल वाला तो इससे तो पैसे कमा रहा है। अब आप मुझे जो, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जो बिल गेट्स जी ने जो ये किया, उनका 11 किलोमीटर का है पूरा, जिसमें सारा स्टाफ रहता है। वहाँ उन्होंने एक कर रखा है कि 11 वर्ष से कम के किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता। अब उसके यहाँ तो नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा चल रहा है। जी हाँ। दूसरा, युवाओं को भी प्रेरित युवा दोस्त लगा देता हूँ। सबसे अच्छा बढ़िया ये होता है, प्रेरित युवा। बस किसी भी जो मैं जम गया, मैंने कहा यार उससे बात कर थोड़ा, और उसके परिणाम अच्छे आते हैं। वो क्या है, मतलब मुझे आश्चर्य कब हुआ, लोग अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताते और मुझे कह देते हैं। सच्ची बात में हमारे पेरेंट्स भी कम नहीं है सब। जी। कोशिश ये है कि वो फ्री रहे, खूब पैसा ले क्या लेकर ना सब, जैसे अब तो स्थिति परिवारों की वो हो गई है, क्या बताएं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरह के वर्ग हैं। हाँ, एक धनाढ्य वर्ग है, हाँ, और एक वो जो संघर्ष में रह रहा है युवा, जो वास्तव में ईमानदारी से कोशिश कर रहा है कि मैं एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ूं। जी हाँ। और ये मोबाइल ने थोड़ी गड़बड़ी कर रखी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह से भी है। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, तो ये एक चुनौतियां हैं आज की युवा के सामने।
इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है? इसमें ये किया जा सकता है, जैसे उन्हें ये बताया जाए कि सब, जैसे मैं सीए वालों को बताता, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो मेरे समय हम अलग से बात करेंगे आपसे। अच्छा। हाँ, और फिर वो बताते, तो मैं उन्हें ये बताने की कोशिश करता कि तुम्हारा दृश्य गलत उस तरह से जा रहा है, तुम ये मत सोचो कि ये ऐसे करूं मैं कैसे, आप तो एक बना लो, एक ये तय है साहब, जैसे ये लक्ष्य निर्धारित कर। हाँ, इस एक में किताब आई द सीक्रेट, आप देखिए उसने किस कदर लोगों को बना दिया जबरदस्ती में, बहुत तगड़ा जमाया, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें प्रेरित करने वाला हो, लेकिन वो इस तरह बात करे जैसे मेरे बेटे को मैं मित्रवत मानता हूँ, और एक उनके अंदर ये चीज जगाई जाए, और ये तय है साहब, वो वर्ग भी आ रहा है, और ग्रामीण परिवेश से वर्ग बहुत अच्छी टैलेंटेड सेलेक्टेड मेहनत करके आ रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है और ये माना भी जाता है कि जब पुत्र के पैर में पिता का जूता आने लगे, हाँ, तब वो फिर पुत्र नहीं रहता, मित्र बन जाता है। ये ऐसा है, एक संस्कृत में श्लोक था, उसमें यह था कि 7 बच्चे का तो लालन पालन हो, और उसके बाद में 15 साल तक उसको पढ़ाई, उसके ऊपर शिक्षा हो जी। और उसके बाद में 18 का साब होता है, तो मित्रवत पुत्रवत मित्र समेत समाना। आपने अपने फेसबुक में अपने लिए एक प्रोफाइल में लिखा हुआ है ओल्ड इज फ्रेंड ऑफ यंग एज पीपल। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति है या बड़ी उम्र का व्यक्ति है, ये यंग एज लोगों का मित्र है, तो ये लिखने के पीछे कोई कहानी है? ओल्ड इज फ्रेंड ऑफ यंग एज पीपल। हाँ, ऐसा है सर कि मुझे कोई भी मिल जाता है ना, यंग पीपल, मैं चला के उससे बात शुरू करता हूँ। अच्छा। बजाय इसके कि वो मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मुझसे पूछते हैं सर आपकी एज क्या है, मैं कहा दोस्तों तुम क्या समझ रहे हो। हाँ, और इसलिए होने लगा कि मेरे सबसे ज़्यादा जो है, मैं हर मुझको बच्चों के साथ खिलखिलाना, युवाओं में जोश जगाना और बूढ़ों की उदासी मिटाना, ये 3 सूत्र है मेरे में, आपके जीवन के, मेरे जीवन के, और तीनों के साथ ऐसे करता हूँ। जी हाँ। और अब तो मेरे से पूछने आते हैं अपनी समस्याओं के लिए, जो माता पिता को नहीं बताते वो मुझे बताते हैं। एक महिला के एक दिन फ़ोन आया था मेरे पास, और उसने कहा पालीवाल जी, आप पालीवाल जी हैं? मैं कहाँ बोल रहे हैं, बताएं। बोले जी ऐसा है, आपसे एक बात थी, मुझे एक सेवा लेनी है। मैं बोले मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, और वो उसका गुस्सा दूर कर दो आप। एकदम चौंकता रहेगा। तो मैंने कहा मैडम, ये आपको ये किसने बताया था कि मैंने एक हॉस्पिटल तो खोल रखा है क्रोध दूर करने का, आपको किसने पता दिया? कि नहीं, वो हमारे यहाँ पर जो उनको पढ़ाने आते हैं ना, कॉमर्स वाले, वो कह रहे थे कि सीए इंस्टीट्यूट में आते हैं वो, आप उनसे लो। अच्छा। तो मैं कहा आप ऐसा करो, मैं अभी तो आ नहीं पाऊंगा, मैं आप किताब, तो मैंने उसको 2 किताबें बताई, दोनों जो बहुत पॉपुलर किताबें हैं, दोनों ही जो बहुत पॉपुलर चल रही हैं, कम से कम निकाले 50 साल से चल रही। तो वो दोनों किताबें मैंने बताई कि ये किताबें लेके पढ़नी है। तो बोलो अच्छा बिटिया पढ़ेगी? मैं कहनी आप पढ़ोगे? तो बोलो नहीं, प्रॉब्लम तो उसके, मैं इसीलिए तो जिस दिन आप पढ़ लोगे ना, उस दिन आधी समस्या खत्म हो जाएगी जी। ये निश्चित है। तो युवाओं के साथ युवल बन के बैठो और उनकी भावनाओं को बाहर निकालो। आपके इस प्रसंग से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश समस्याएं सामने वाले की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से। हाँ, तो हमको खुद में सुधार करना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पति पत्नी हो। तो जो दोष निकालने की हमारी आदत है कि आप तुम दोषी, तो वो जो कहते हैं कि एक उंगली उधर है लेकिन 3 उंगली तो अपनी तरफ आ रही है, आपकी तरफ इशारा कर रही, तो आप में दोष अधिक है, आप खुद में सुधार करें। इतने सारा आपका जीवन बीता और तमाम तरह के अनुभव है। आपने शुरू में जिक्र किया था कि आपने हरिवंश राय बच्चन साहब से भी कुछ आपका जुड़ाव रहा। काका कालिलकर को आपने चिट्ठी लिखी, आप मिलने गए और इंटरव्यू किए। एक और प्रसंग था कि जब आप नौकरी में आ गए, उसके बाद आपने LLB की और पत्रकारिता का कोर्स किया। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो महान साहित्यकार थे, इनसे जो आपका अनुभव था वो किस तरह का रहा? हुआ क्या कि मेरे अंदर किताबें पढ़ने की आदत तो बहुत आई गई थी। फिर मैं हर बड़े व्यक्ति से उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में लेना, और ख़ास तौर से साहित्यकारों का बहुत रहा जी। तो मैंने जब अज्ञे जी का लिया, जैनेंद्र कुमार जी का लिया, इन सब के संग फ़ोटो खिंचवाई। हाँ, उस समय तो मेन चीज़ ये होती है सब कि अब आज के तारीख में जो कविताएँ आती हैं वो कविता नहीं होती। आप देखिए बच्चन जी का अपना बहुत सब तरीका। तो दूसरा क्या है कि मेरी आदत होगी चिट्ठी लिखने की हर एक को, और वो चिट्ठियाँ मुझे बहुत अच्छा, हालत ये थी कई, तो मैं क्या बताऊँ, उस समय में कईयों की चिट्ठियाँ मैं लिखता था उनके लिए, यार मेरे लिए लिख दे और मैं वो लिखता था। मैं बता रहा हूँ
काबुल वाला एक बहुत अच्छी कहानी है, काबुली वाला, उस पर फिल्म बनी है जी। मैंने वो जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तभी मैंने वो पढ़ ली थी। अच्छा। और आप देखें वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे पता था उसमें ये गाना आया तो उस पे आया, एक फंक्शन उस पे आया। तो दरअसल अच्छा मैं फिर पढ़ाने के लोगों को प्रेरित भी करता हूँ। मुझसे एक युवा मेरे से लेते हैं किताब, सर आपकी वो किताब दो मुझे, उससे मुझे प्रेरणा आएगी। और जब वो सर्विस बन जाती है ना, तब वो मेरी तारीफ करते, मेरे पास आते हैं। तो ये तय है, बताया जा सकता है, बताने का तरीका कैसा है। उससे ये मत कहो कि तू ये गलत करे, तेरी अच्छाइयाँ बहुत है यार, अगर ये 3 अच्छाइयों में एक अच्छाई जुड़ जाए तो मजा आ जाए। यानी बताने में भी, किसी को सिखाने में भी हमें विनम्र रहना चाहिए। यस, ऐसा है, उनके टीचर नहीं होता हूँ मैं, उनसे कहता हूँ मैं तो आपका दोस्त हूँ। ये जो दूसरा प्रश्न था मेरा कि आज अधिकांश लोग जो है एक नौकरी पाकर अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं सबसे पहले। आप नौकरी के बाद में LLB और पत्रकारिता का कोर्स किया और तमाम तरह से ज्ञान अर्जित करते रहे, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? मुझे एक तो ये हुआ कि हमारे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में भी जो कि जिनके मुकदमे बनते हैं ना, हमारे कंज्यूमर कोर्ट डीलर्स के विरुद्ध बनाते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ का एक आदमी, हमारा एनफोर्समेंट का ही, वो पैरवी करता है कलेक्टर साहब के यहाँ जाने पर, कोर्ट में तो नहीं करता, जो मैटर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे उनके लिए पैरवी। तो मुझे लगा कि ये भी काम की चीज़ है, कभी समय पड़ेगा तो काम करेंगे, वो तो इसलिए किया। दूसरा, चूंकि मेरे दिमाग में थी कभी मैं पत्रिका निकालूंगा, कभी मेरी एक मैगजीन निकालूंगा, चाहे सरकार में निकालूँ चाहे बाहर निकालूँ। तो उस वजह से मैंने वो, और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में केवल होता था हिंदी मीडियम से, तो वो कोर्सपोंडेंस से करवाते थे, तो यहाँ वालों को तो बताते थे। दिल्ली के लिए 1 महीने का वो देते थे, मैंने दिल्ली ऑप्ट की, तो मैं उस समय JDA में डेपुटेशन पे था जी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली ऑप्ट की, इसलिए कि मैं उनके पास जाऊंगा, चिट्ठियाँ पहले लिख दी। और पत्र साहब मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं तो कभी मौका लगे तो आपको बच्चन की जी को मैंने जो पत्र उन्होंने जो अभिषेक को चुनाव के लिए किया था जी, मैंने साहब उस पर भी प्रश्न किया था उनको। अच्छा। तो मैंने कहा आप ये बताएं, आपने एक पुत्र के नाते ऐसा किया है या कि एक राजनेता बनाने के नाते ऐसा किया है? तो उसका जवाब आया? हाँ, उनका जवाब आया, ठीक से आया, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता कुछ। कुल मिला के ये जो आपकी अभी तक की यात्रा है, और ये कुछ पत्र आपके पास में है, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो बच्चन साहब ने आपको लिखे हैं। शिव पालीवाल जी आज हमारे साथ हैं, शिव प्रसाद पालीवाल जी, और उनसे हम बातें कर रहे हैं ज़िंदगी की मोटिवेशनल चीज़ों की, कि किस तरह से वो लोगों को सिखाते हैं, जीवन दर्शन सिखाते हैं। पालीवाल साहब, अगला जो प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा ये कि अब तक की आपकी जो जीवन यात्रा है उसमें आपने काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारे ऐसे पल आए हैं आपके जीवन में जब आपको मुस्कुराने का, खुश होने का मौका मिला, आपके परिवार को भी खुशी मिली। ऐसा कोई वाक़या याद है जब आपको बहुत कोई अच्छा अचीवमेंट मिला और उससे बहुत खुशी महसूस हुई, भीतर संतोष महसूस हुआ कि आज मैंने अच्छा काम किया? एक छोटा सा बताता हूँ आपको जी। उस समय मेरी माँ 1.5 साल पहले गुजरी है, उससे पहले की बात हुआ ये, उस दिन जन्माष्टमी थी, और ये AOO कौन सी एक बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, उनके जो मालिक हैं संजय, ऐसा कुछ नाम है शायद उनका जी। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर विद्याधर नगर में एक जगह बिल्डिंग बनाई थी, और वो जो है शायद ब्लाइंड और बूढ़े व्यक्तियों के लिए बनाई थी जी। अब उसका उद्घाटन करना था उनको, और उन्होंने उसके लिए जो है भाई एंकर चाहिए। अच्छा। तो पता नहीं किस भले आदमी ने उनको मेरा नाम बता दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया, ऐसे साहब आपको आना है। अब वहाँ बिल्कुल जो मैं भाई अच्छा, तो बोले साहब तो मैं क्या भैया, उसमें तो जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में कैसे आऊँगा? बोले साहब आपको 1-1.5 बजे फ्री कर देंगे, और वो तो साहब रात का काम है। तो फिर मेरे से एक ने कहा यार आप ज़रूर जाओ। तो वहाँ बोलो ऐसा है, बूढ़े गरीबों के लिए है, तो ऐसे कोई दिक्कत है उनके लिए है, और बोलो बहुत बड़ा सेठ आ रहा है। तो मैं कहा अच्छा, मैं उनके बारे में जीरो भी नहीं जानता था जी। मैंने साहब रात को ही नेट में से निकाल के और सारा कुछ तैयारी की, मैं गया तो मैंने जब देखा, सारा देखा, वाकई वहाँ ऐसे वृद्ध और कुछ बेचारे नहीं देख वाले ऐसा का था। मैंने एंकरिंग की साहब, और एंकरिंग करने में जो मैंने उनके बारे में बोला तो वो तो बिल्कुल दंग रह गए, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो लोग जानते ही नहीं थे उनके बारे में जी। तो इसलिए मैंने उनको करने के बाद में सब काम हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हुए सब लोग। तो जब चलने लगे तो उन्होंने कि ये किया कि भाई ठीक है, सब लोग जिन के पैसे देने थे दे रहे थे, वो भी सेठ भी वहीं खड़ा था, बड़े बड़े लोग भी वहीं खड़े थे, सब लोग लेके जा रहे थे। तो बोले धीरे से बोला एक आदमी, सब पालीवाल जी आपका, मैंने कहा हाँ लाओ भाई मेहनताना दो। तो उनमें से एक आया आदमी, उसने लिफाफा दिया, बोले साहब है जिसको ही ले लेना, कोई बात नहीं, कितने हैं? बोले 1100 रुपये हैं। मैं एक काम करो 1 रुपया और लाओ, खाली 1100 नहीं चलेगा। तो बेचारे लेके आए 1 रुपया, मैंने लेके उस तरह लगा के ऐसा करो
अब ये रुपया आपने मुझे दे दिया है ना, हाँ ये मैंने ले लिया, ये 1100 तुम वापस लो। और इसे वो जो सबसे छोटे वाले बच्चे वो है ना, उन लोगों के लिए कुछ करना। बात को तो साहब उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आप पहले व्यक्ति हो जिसने इस तरह किया है। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी माँ जब भी आता मुझसे पूछती थी, हार भाया काएं आ तने काएं मिलो, तू बड़े भाषण दियो तने काएं मिलो। अच्छा। तो मैंने कहा माँ आज ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा माँ मैंने ऐसा किया। अरे तूने बहुत अच्छा किया बेटा, परोपकार किया जन्माष्टमी पे। तो ऐसी घटनाएं हैं ना। मैंने एक चीज और सीखी सर जी कि ये करके उसको पर्दे के पीछे रखो, नेकी कर कुएं में डाल। हाँ, मतलब घर वालों को भी जरूरत नहीं है कहने की हमको। इसलिए क्योंकि कहना तो उसकी गई चीजें। हाँ, अब जैसे देखो आपने जो युवाओं के लिए बताया ना साहब, वो मैं जैसे उनको प्रेरित करने के लिए कई बार बोलता हूँ कि हर तरह के लोग मिलते हैं संसार में। तो मैंने लिखा कि अच्छे और बुरे के बीच संतुलन से रहना सीखें। जो चाहकर भी ना बदला जा सके उसे सहना सीखें। बात को कड़वा सुनकर भी मीठा कहना सीखें। समय के प्रवाह में बहती नदी है जीवन, सुख दुख के दो किनारों के बीच समझ और संतुलन से बहना सीखें। तो जीवन में संतुलन बनाकर आप चल रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये। और संतुलन बना के जीना अगर लोगों को आ जाए तो शायद हमारी समस्याएं अधिकांश समाप्त हो जाएं। पालीवाल जी, जिंदगी के बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपके जीवन में हैं। आपने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया, करीब 4 साल के थे आप। 4 साल के थे तब का। तो मैं ताऊ जी का तो नहीं, मेरे फूफा जी जहाँ रहता था उनका लगता था सब। 2 जगह तो मैं पढ़ने जाता, उन्होंने इसलिए मुझे 1 महीने पढ़ा के फिर तीसरी क्लास में भर्ती हो गया था मैं। ऐसा उन्होंने किया मेहनत। रात को वो पहाड़े सुनते थे सब। अच्छा। तो पहाड़े सुनाते उनके पैर दबाता था मैं। तो जरा सा एक पहाड़ा गलती हो, तेरा ससुरा तेरा, फौरन वो भड़कते थे। बस वो मुझे हमेशा याद आता रहता था। हाँ, मतलब लेकिन बड़ों का साया आपको लगातार मिला पिता के नहीं रहने के बाद में भी। परिवार के नहीं कुछ तरह का और भी। हाँ, लेकिन फिर भी मेरी बुआ मुझे बहुत अच्छा रखती थी। पिताजी तो फूफा जी भी ऐसे मेल रखे, लेकिन मेरे ताऊ जी ने मेरे साथ बहुत मुख्य जो कर लेते थे। लेकिन वो प्यार अपने बेटे को और मेरे को दोनों बराबर समझते थे, कभी उन्होंने अलग नहीं समझा। आपकी धर्मपत्नी जब अचानक चली गई और फिर आपके बच्चे बड़े हुए, तो बच्चों का और आपका जो तारतम्य आपके बेटों के बीच में और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप, या आपने उन्हें फ्री हैंड दिया, या उनका कैरियर बनाने में आपने कुछ टोका टाकी की? एक पिता के तौर पे अपने बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, एक तो एक कंपनी में है और बाकी 2 अपने बिजनेस में है जी। लेकिन एक चीज जरूर है, वो उसके सारे दोस्त कहते हैं यार तेरा पिता जैसा हमारा पिता क्यों नहीं होता। क्या बात है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मेरे वहाँ के हैं उन सबसे भी उनकी दोस्ती है, यार तेरे पिता तो बिल्कुल, तुम तो बिल्कुल 2 मित्रों की तरह चलते हो, ऐसे ही बोलते हैं। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो मतलब से आपसी समझ। आप देखें जैसे अब और सुने कि जैसे मान लो जो ही वो लेक्चर खत्म होता है ना, तो वहाँ मैं ये चीज़ उन लोगों को जरूर बताता हूँ। और ये मेरा सबसे बड़ा मंत्र है जो उनको देता हूँ कि जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें भेजकर परमात्मा पछताए नहीं। बात को जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें भेजकर परमात्मा पछताए नहीं, और जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें जन्म देकर माँ बाप शर्माए नहीं। बहुत अच्छे। जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू ढल जाएं। जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें लोगों के आंसू मुस्कान में बदल जाएं, और जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों के आंसू ढल जाएं। आजकल अब्दुल कलाम साहब जैसा आदमी जी, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, हर भारत के हिंदुस्तानी के आंखों में नमी थी। अब जो चूँकि आपके बच्चे भी काफ़ी योग्य हैं और पुत्रवधू है, नाती पोते हैं, परिवार में सुख शांति है, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये हमारे काम का नहीं, अनुपयोगी है और थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। आपकी बहुओं का और आपके पोते पोतियों का आपसे जो तारतम्य है वो किस तरह का है? बहुत अच्छा। चक्कर क्या है कि मैं मतलब वो चीज़ें नहीं आने देता ना और मतलब वो अरे बात भैया है एक साथ ठीक हो बोलो भाई, तो वो अच्छा पोते भी बिल्कुल ऐसा वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बिल्कुल सहज सरल दिखता। एक चीज़ ज़रूर है कि बस वो कहते हैं भजन का भी अपना वो है। और रामचरितमानस और हनुमान जी, अभी जैसे 2-2.5 साल में थोड़ी प्रॉब्लम्स कई आई, शारीरिक बहुत आई है तो साहब, और मैं
आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं लेक्चर सीए इंस्टीट्यूट में देता था ना सर, आज की तारीख देखिए हमारा युवा किस तरह बनता है, मैं उन्हें कैसे कहता था भारतीयता जा रही है, भारतीयता को संभालना है। तो उसमें क्या करते हैं, मैं लेक्चर के बाद में मैं 20 चॉकलेट लेके जाता था 5-5 रुपए की, और लास्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन पूछता था, राइट आंसर विल गेट द चॉकलेट। और फिर मैं उनसे भारतीय संस्कृति और भारतीयता के बारे में बात करता था कि अच्छा बताएं हमारे भारतीय महीने कौन कौन से हैं। वो के साहब कोई बताता ही नहीं है। चैत्र वैशाख जेठ, ये चैत्र वैशाख मासा, ऐसे उनसे अलग अलग चीजें बताता था, रामचरितमानस की कोई बात बताता था, हर तरह की चीज। और संस्कृति से जुड़े हुए सवाल पूछते, संस्कृति से जुड़े हुए सवाल ज्यादा पूरा लास्ट में सीए के टाइम पे सीए वाला काम लेकिन और लाइफ से, नॉट ओनली संस्कृति, लाइफ में कि देखो सुबह तुम उठ के ऐसे करो तो तुम्हें उस तरह की हर चीज, पॉजिटिविटी आपके आसपास रहे, पूरी। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपका व्यवहार जिम्मेदार है, आप सकारात्मकता अपने सोच से भी ला सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बात। पालीवाल साहब, एक सवाल और भी मेरे दिमाग में आ गया चलते चलते, थोड़ा समय बाकी है, कि आजकल के युवाओं के मन में जो प्रश्न उठते हैं, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल आपसे अक्सर जो यूथ पूछते हैं कि किस तरह के सवाल पूछते हैं यूथ? देखिए साहब, एक तो युवा हर तरह की फ्रीडम चाहते हैं, और फ्रीडम में मेल फीमेल रिलेशंस में भी फ्रीडम चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा उसका परिणाम धीरे धीरे आने लगा है। जी हाँ, वैवाहिक जीवन की एज को तो वो क्रॉस कर बहुत दूर जान लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो कैरियर उनके लिए फर्स्ट है, ये है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा है कि धीरे धीरे लोगों के, युवाओं के आने तो लगा, मगर बस ये है संगत बचती रहे और कोई चीज़ नहीं बचा सकती उनको, कोई नहीं बचा सकती, उनके पेरेंट्स भी नहीं बचा सकते। यानी हर एक युवा स्वतंत्रता तो चाहता है लेकिन उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझता। बस सबसे बड़ी बात ये है। तो हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना आना चाहिए। नहीं, हर आदमी सिर्फ 3 का ले जिम्मेदारी कि 3। अच्छा, ये फैक्ट है सर कि अब आजकल ये जो मोबाइल चीज़ों, किताबें पढ़ना भूल गया आदमी। जी हाँ। इसलिए मैं तो खुद ये है कि जैसे पोइटिक है, सोई चीज़ों को, ऐसी चीज़ के कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहें। इसलिए मैं क्या उनको पोइटिक बना देता हूँ। मुझे एक आध बार वो सर आपके वो ऑटोग्राफ तो जी जी, तो मैंने ऑटोग्राफ के लिए अभी आपने कम अध्ययन की बात की कि लोगों की पढ़ने की आदत छूट गई है, और मोटिवेशनल स्पीकर आप खुद हैं, आप जब मंच पर जाते हैं तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को खंगालना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कण भर लिखने के लिए मण भर पढ़ना पड़ता है। इसके बारे में बताएं थोड़ा। ऐसा है कि एक तो मेरा जो मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी। एक हमारे यहाँ के बहुत अच्छे कवि जिनको पद्मश्री भी मिला है, उधर साइड के थे, विजयदान देथा, और उनको बिज्जी कहते थे जी। उनसे मेरा परिचय कराया था एक यहाँ के जयपुर के एक सज्जन ने, और वो ऐसा बनाया कि आप देखिए, वो उन्होंने इतना, मैंने उनको बहुत बोलता था, यहाँ आते मेरे पास रुकते, मैंने उनसे क्या कहना शुरू एक आध बार किया, ताजश्री, तो वापस मुझे ताजश्री कहने लगे। मैं ये क्या कर रहे हो? बोलो भाई तू कहता है अच्छा लगता है, मुझे भी तू अच्छा लगता है ताजश्री। तो उनसे जो है आप देखिए, उनसे कुछ बहुत चीज़ जाने, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक शायद माया ऐसा कोई एक उपन्यास है उनका जी। हाँ, उस उपन्यास में जो भूमिका है वो मुझे लेटर लिखा, वो भूमिका के रूप में रखा उन्होंने। क्या बात। तो कई लोगों ने कहा ये क्या करते हो जी, हमारा तो कुछ नहीं, कि नहीं वो तो बहुत। तो उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी जी। और वो मेन तभी यही कहते थे कि तू जो है ना, अरे तू तो मुझसे कहते कम वक्त कुछ लिख, तू कुछ कर। तो लेकिन ये उनका स्नेह था जो आपके साथ जुड़ाव रहा। चांस की बात देखिए, मैंने उनका जब आखिरी बार उनसे मिलने गया, वो उनका आखिरी, मैं क्या, मैंने अपने जन्मदिन के लिए वहाँ गया, मैं मेरे पोते को ले गया, मेरे बेटे को ले गया, बेटी बहू को ले गया, अचानक गया, सरप्राइज दिया, और वो अरे तू आ गया, बड़े खुश हुए। रात को मेरे पास साथ बगल में बैठ सो के फिर बातें करते रहे हम खूब, मैं उनको। और फिर बाद में साहब उनसे वो सोते समय अक्सर कहते थे, वो कबीर वाला भजन सुना। अच्छा। फिर मैं उन्हें वो सुनाता और वो सुनते सो जाते थे। कई बार यहाँ जयपुर में तो वो अक्सर सुनते थे और सो जाते थे। तो उनसे बहुत सीखा। पालीवाल साहब, आपके जीवन पर अनेक लोगों का प्रभाव रहा और आपकी जीवन यात्रा भी बड़ी दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी रही। अभी भी आपकी जीवन यात्रा जारी है और कुछ बाकी रह गया है जीवन में, ऐसा कुछ आपको लगता है कि अभी कुछ करना बाकी है सर, या आप संतुष्ट हैं? सर, मैं तो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जो मुझे करना था ना, यहाँ इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट में ले सकते हैं। मैंने अपने बारे में लिखा और खुलेआम से लिखा
कि जीवन था तब समझ नहीं थी, और समझ जगी तो जीवन बीता, मानस में था मान सरोवर, कलश रह गया फिर भी रीता। बहुत खूब। ये मेरी लाइन है। जब मैंने बिज्जी को सुनाई तो कहने लगे तेने लिखा। मैं कहा अरे सच बोल। मैं कहा हाँ बिज्जी ये सच्चाई है। अरे बोलो तेने तो कमाल लिख दिया। तो अभी आपकी कलम बहुत प्यासी है लिखने हाँ, के लिए। वो तो है सो है। अभी उसमें बहुत जो मेरे माँ ने भजन किए, मेरे पिता ने किए, वो काम में लगा रहा, मुझे वही भजन लगता था। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये दुख नहीं है कहाँ क्या होगा, बस ये है। मगर ये तय है। अब मैं साहब बॉम्बे मेरे 2 लेक्चर हुए और वो लोग इस कदर मेरे से, मैं साहब दंग रह गया। उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दी उसमें एक जो पेस्ट बना के मेरा फोटो और मेरी जन्मदिन का अंकों वाला एक 10 रुपए का नोट जिसमें मेरे जन्मदिन की तारीख थी उस नोट के ऊपर। क्या बात। कहाँ उन्होंने ढूंढा हुआ कहाँ, लेकिन बस उन्होंने मेरा एक ने सुन लिया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी आओ आप। संजय झाला मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत बड़े कवि तो हैं। उन्होंने मुझसे फिर शुरू कर, अभी मेरा 2 लेक्चर हुए मेरे। क्या कहना चाहेंगे संस्कृत अकादमी हुए थे। युवा लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते हमारे पास समय, अब हमारी बातचीत का वक्त पूरा हो रहा है। हाँ, युवाओं से कुछ कहना कि खुशी जीवन जीने का एक तरीका है। युवाओं के लिए संबंध अच्छे बनाने और निभाने का सलीका है। खुशी न दौलत में है, न ऐशो आराम में है, जीवन बिताने में है। महलों में मत तलाशो खुशियों को, खुशी तो अपने मकान को घर बनाने में है। बहुत खूब। खुशी भूखे को भोजन कराने में है, खुशी रोते बच्चे को हंसाने में है, दृष्टिबाधित को सड़क पार कराने में है, बिना शर्त प्यार निभाने में है। नफरत की अंधेरी राह में मिला जिनसे दर्द दिल, खुशी के लिए उनको सदा के लिए भूल जाने में है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ। और इसी के साथ हम आज जो हमारे एक मेहमान हैं श्री शिव प्रसाद जी पालीवाल, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेरक वक्ता, एंकर, कवि और जीवन दर्शन सिखाने वाले श्री शिव प्रसाद जी पालीवाल साहब, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी जानकारियाँ दी। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।